हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज मैं आपको क्लास 10th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन है हेनले लूप में, पीसीटी, डीसीटी या फिर इनमें सभी। यानी कह सकते हैं कि हेनले लूप में और समीपस्थ जो कुंडलित नलिका होती है उसमें, या फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, या इनमें सभी। यानी ग्लूकोज का फिर से जो नेफ्रॉन है उसमें पुनरावशोषण कहाँ पे होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीटी। पीसीटी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है उसमें होता है ग्लूकोज का पुनरावशोषण। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत या फिर थायराइड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? यानी किसको इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक या फिर जड़। यानी किसको, जो इसमें कौन सा ऐसा अंगक है जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरित लवक। हरित लवक ही है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहते हैं? एटीपी को, NADPH2 को, क्लोरोफिल अणु को, या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई इनमें से किसे कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरोफिल अणु जो है ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाता है। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसको जैव प्रक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या इनमें सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्योंकि जैव प्रक्रम के अंतर्गत सारे प्रक्रम आते हैं, चाहे वो पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो, ठीक है, ये सारे प्रक्रम जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण या फिर ए और सी, यानी स्वपोषण और परपोषण? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। स्वपोषण भी पोषण की विधि है और परपोषण भी पोषण की विधि है। ये पोषण की दोनों विधियां हैं, एक स्वपोषण जो कि जंतुओं में होता है और एक परपोषण जो पादपों में होता है। अगला प्रश्न है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है? क्या है पर्णहरित का? क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है जो कि पादपों में पाया जाता है? ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO मुक्त करना या जल अवशोषित करना? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो पर्णहरित होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा, उसको वो ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, अहरित बैक्टीरिया या फिर शैवाल? तो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत अहरित शैवाल आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण दे। यानी निम्न में से कौन सा है परजीवी पादप का उदाहरण? परजीवी जो पौधा होता है जो दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, दूसरे से अपना पोषण
प्राप्त करता है। तो परजीवी पादप का यहाँ पे उदाहरण देना है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक, विषाणु या कशकुटा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कशकुटा। ये एक परजीवी पादप का उदाहरण है, परजीवी पौधे का उदाहरण है। अगला प्रश्न है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत है? गोबर छत्ता आपने देखा होगा, गोबर छत्ता को कुकुरमुत्ता भी हम लोग कहते हैं, या मशरूम इसी का एक प्रकार है। ऑप्शन है परजीवी, मृतजीवी, पराशरणी या स्वपोषी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी, क्योंकि गोबर छत्ता जो है वह सड़े गले चीजों पे ही उगता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसमें मृतजीवी पोषण होता है और इसे मृतजीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है? इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है? CO2, H2O, ग्लूकोज या फिर O2। तो देखिए ऑक्सीजन जो है यानी O2 ये तो प्रमुख उपोत्पाद के रूप में बनता है, लेकिन इसका जो मुख्य उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का ये ग्लूकोज होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमाटा होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, प्रिंट में गलत हो गया होगा, स्टोमाटा, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, या फिर CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, या इनमें से सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। जो स्टोमाटा होते हैं ये O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, ये जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तब ये क्रिया होती है, और दिन में जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये CO2 का ये दोनों तो एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो है ये उस समय होती हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये CO2 का अवशोषण करते हैं और O2 का निष्कासन करते हैं। तो ये जो दोनों हैं वो सारी दोनों प्रक्रियाएं रात वाली हैं, ठीक है। तो ये तो होता ही है, और बाकी जो है जलवाष्प का निष्कासन, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन भी होता है, इसलिए ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। अगला प्रश्न है स्टोमेटा के लिए, स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? स्टोमेटा में जो कोशिकाएं होती है जैसे द्वार कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, या इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कौन सी कोशिका है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी उसका कितना प्रतिशत होता है? 78%, 0.03%, 21% या फिर 4%। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.03%। जो CO2 का परसेंट है वो 0.03% है हमारे वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो छाया में पनपते हैं, ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, सियोकाइट्स, थियोफाइट्स या फिर इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा सियोफाइट्स। जो पौधे छाया में उगते हैं उनको सियोफाइट्स कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, छोटे बच्चे में यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुल कितने दांत होते हैं, या कह सकते हैं जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? हमारे मनुष्य में दो प्रकार के दांत निकलते हैं, एक दूध के दांत और एक अस्थाई दांत। तो यहाँ पूछा जा रहा है छोटे बच्चों में, यानी कहने का तात्पर्य वही है दूध के दांत। ऑप्शन है 32, 28, 20 या 22। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20। जो दूध के दांत होते हैं छोटे बच्चों के उनकी संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है मुख गुहा में आहार के किस भाग का यानी कौन से भाग का पाचन मुख गुहा में होता है? मुख गुहा में चूंकि लार आता है, जो लार स्रावित जो हार्मोन है, लार स्रावित करने वाली ग्रंथियां उनसे हार्मोन स्रावित होता है। लार में टाइलिन नामक हार्मोन होता है और यह मुख्य रूप से स्टार्च पर प्रतिक्रिया करता है।
तो ऑप्शन जो दिए गए हैं प्रोटीन, वसा, स्टार्च और न्यूक्लिक अम्ल, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्च। मुख गुहा में आहार का जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है? पादपों में, पेड़ पौधों में, जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो आंसर होगा जाइलम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये जल का वहन करता है। ठीक है, ये जड़ द्वारा अवशोषित जल को पौधे की उन भागों में पहुंचाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जाइलम जो है वह मुख्य रूप से जल का ही वहन करता है। जल कह सकते हैं जल या और जल में घुलित जो खनिज जलवन होते हैं उनका वहन ये करता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? यानी जो कृत्रिम वृक्क होता है वह किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, अलग करता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन। जो कृत्रिम वृक्क होता है वह नाइट्रोजन को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, अलग करता है। अगला प्रश्न है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यानी कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो पाइरुवेट है उसका पूर्ण रूप से विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, जिसमें ऊर्जा ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या? CO2, O2, पाइरुवेट या फिर नाइट्रोजन? निःश्वास ये निःश्वसन कह सकते हैं कि हम जो वायु छोड़ते हैं, सांस के रूप में जो हम वायु छोड़ते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या रहती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी CO2। ठीक है, सांस के रूप में जो छोड़ी जाती है वायु वो CO2 होती है। अगला प्रश्न है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में या फिर कोशिका झिल्ली में? तो अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन ये होता है कोशिका द्रव्य में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, तना या फिर टहनी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र। रंध्र जो होते हैं पौधों में, रंध्र स्टोमा, ये क्या करते हैं कि गैसों के आदान प्रदान के लिए ये सहायक होते हैं, इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान पौधों में हो पाता है। अगला प्रश्न है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे से किस दिशा में होता है? पौधे में जो दो जटिल ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनमें से पूछा जा रहा है कि जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में करता है, पौधे में किस दिशा में करता है? ऑप्शन है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊपर और नीचे दोनों। जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं में करता है, जहां उनकी जरूरत होती है, जहां उनका संचय होता है वहां पे ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के जो वेश्म होते हैं उसका शिथिलन क्या कहलाता है? तो देखिए हृदय में एक बार संकुचन होता है और एक बार शिथिलन होता है। तो जो संकुचन होता है उसको सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायस्टोल। हृदय के वेश्मों के शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन का फलस्वरूप क्या बनता है? इनमें से CO2, CO, NH3, इनमें B और C यानी कहने का मतलब CO और NH3। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NH3 यानी एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 का निर्माण होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न
रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन का आपने नाम सुना होगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल या फिर चीड़। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीड़। जो रेजिन होता है ये चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। वैसे चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल भी निकाला जाता है, ये भी सुना होगा आपने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है हमारे शरीर में किडनी जिसे कहते हैं, जिसकी संख्या शरीर में 2 होती है, तो ये जैव प्रक्रम का हिस्सा है। कौन सा जैव प्रक्रम ये पूरा करता है? ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, पोषण या परिवहन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। यानी वृक्क जो होता है, वृक्क की इकाई जो नेफ्रॉन होती है, ये क्या करती है? रक्त से जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि, इनको ये छान लेता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। अगला प्रश्न है रसायन स्वपोषण के लिए निम्न में किन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है? रसायन स्वपोषण के लिए निम्न में से किन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है लोहा, सल्फर, CO2 या इनमें सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, क्योंकि रसायन स्वपोषण के लिए लोहा भी आवश्यक है, सल्फर भी आवश्यक है और CO2 भी आवश्यक है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें कौन प्रकाश स्वपोषी है? इनमें कौन प्रकाश स्वपोषी है? ऑप्शन है कुछ सभी हरे पौधे, कुछ प्रोटीन, ए और बी दोनों, अर्थात सभी हरे पौधे भी और कुछ प्रोटीन भी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, अर्थात इनमें कौन प्रकाश स्वपोषी पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा सभी हरे पौधे और कुछ प्रोटीन भी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अवशिष्ट भोजी का कौन सा उदाहरण है? इनमें से कौन है अवशिष्ट भोजी का उदाहरण? तिलचट्टा, केचुआ, बाघ या फिर भेड़िया। यानी इनमें से कौन अवशिष्ट भोजी का उदाहरण है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केचुआ। ये एक अवशिष्ट भोजी का उदाहरण है। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है, कहां से आता है? जो प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं वो कहां से आता है? CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से या पानी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानी से। ठीक है, पानी जो होता है वो H2O, उसका अनुसूत्र आपने देखा होगा H2O। तो इससे क्या होता है ऑक्सीजन अलग हो जाता है और वही ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में मतलब बाहर निकाला जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? जो पुराने जड़ होते हैं उनमें मूल रोम का अभाव हो जाता है, तो पूछा जा रहा है कि ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा करते हैं? ऑप्शन है रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा, इनमें सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वात रंध्रों के द्वारा। जो पुराने जड़ होते हैं वो वात रंध्रों के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया निभाते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? यानी जो मूल रोम होते हैं वे जल का अवशोषण किस विधि द्वारा करते हैं मिट्टी से? ऑप्शन है विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या फिर ए और बी दोनों, यानी विसरण और परासरण दोनों द्वारा। तो आंसर होगा परासरण द्वारा। जो मूल रोम होते हैं वे जल का अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? AMP, ATP, ADP या ATT। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ATP। यानी जो भी जंतु होते हैं वो ऊर्जा का प्रयोग इसी रूप में करते हैं, यानी ATP जो ऊर्जा होती है ATP के रूप में उसी ऊर्जा का प्रयोग सभी जीव करते हैं, इसलिए इसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
अगला प्रश्न है, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? ग्लाइकोसिलिसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोलिसिस। ये जो प्रक्रिया है श्वसन की, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन, क्योंकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसी प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेब्स चक्र। ठीक है, किण्वन की जो प्रक्रिया, किण्वन में ये क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है ये नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 36, 38, 2 या फिर 4? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, यानी किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 एटीपी अणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, चूल्हे का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? यानी जो चूहे का पानी होता है उसमें CO2 जब उपस्थित हो तो वह कैसा हो जाता है? ऑप्शन है नीला, दूधिया, पीला या फिर लाल? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूधिया। यानी जो चूना होता है वो CO2 की उपस्थिति में दूधिये रंग का हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुराने ज्वरों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? मूल रोमों द्वारा, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा या इनमें सभी? जो पुराने ज्वर होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? मूल रोम द्वारा, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा या इनमें से सभी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मूल रोम जो होते हैं, पुराने जड़ जो होते हैं उनमें मूल रोमों का अभाव होता है, जिस कारण उसके में गैसों का आदान प्रदान जो है वो वात रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न, किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कौन सा ऐसा उत्सर्जी पदार्थ है जिसके निष्कासन में जल की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या इनमें सभी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिक अम्ल। इसके निष्कासन में जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अगला प्रश्न, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या फिर प्रकाश संश्लेषण? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि आपको पता होगा कि पौधे जितना पानी अवशोषित करते हैं अपने मूल रोम के द्वारा उसका मात्र 10% भाग ही वो उपयोग करते हैं और बाकी शेष 90% भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, टैनिन मुख्यतः कहां जमा हो जाता है? टैनिन वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में या फिर जड़ों में? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष के छाल में। इनमें टैनिन नामक पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है। अगला प्रश्न, बबूल के पौधों से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? बबूल के जो पौधे होते हैं उनमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? टैनिन, रेजिन, गोंद या लैटेक्स? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंद। जो बबूल के पौधे होते हैं उनमें जो उनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो गोंद होता है। अगला प्रश्न, हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? हीमोडायलिसिस में इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो नहीं होती है? रक्त को 0 डिग्री सी तक ठंडा करते हैं, डायलाइजर आंशिक पारगम्य सेलोफेन का बना होता है, या रक्त में प्रतिस्कंदक मिलाते हैं या फिर इनमें से सभी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई प्रक्रिया डायलिसिस में नहीं होती है। इनमें से कोई प्रक्रिया डायलिसिस के अंतर्गत नहीं की जाती है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से सभी? किस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
मुकुलन, ठीक है, जो हाइड्रा होते हैं उनमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन विधि संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, कहां से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? ग्रासनली से, आमाशय से, ग्रसनी से या फिर अग्नाशय से? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमाशय से। जो प्रोटीन होता है उसका पाचन आमाशय से ही शुरू होता है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? अवशिष्ट वायु, पहला ऑप्शन वायु कोशिका, श्वसनी, श्वास नली, ग्रसनी, नासिका रंध्र और बाहर। और जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है वायु कोशिका, श्वसनी, नासिका गुहा, ग्रसनी, नासिका रंध्र और फिर बाहर। तो देखिए जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ लिख रहा है नासिका गुहा, उसके बाद लिख रहा है ग्रसनी और तत्पश्चात लिख रहा है नासिका, लेकिन पहला जो ऑप्शन है उसमें ठीक है, वायु कोशिका, श्वसनी, श्वास नली, ग्रसनी, नासिका रंध्र और फिर बाहर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हृदय का पेस मेकर कहते हैं, किसको हृदय का पेस मेकर कहते हैं? एसए नोड, एबी नोड, हिस का बंडल या पुरकिंजे तंतु? हृदय का पेस मेकर कहते हैं एसए नोड, साइना ऑरिकुलर नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं। यानी इसी से क्या होता है कि जो डायस्टोल और सिस्टोल की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, हो पाती है, ठीक है। तो हृदय का पेसमेकर एसए नोड यानी साइना ऑरिकुलर नोड को कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।